मेरी बात पर मामा मुंह फुलाकर चले गए। उन्होंने चाय भी नहीं पी। उनके इस अपमान पर माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई, पर मैं खुश थी। कम से कम 10-15 दिन तक तो वे इधर का रुख नहीं करेंगे। जब भी आते हैं घर की शांति भंग कर जाते हैं, हर बात में दखल अंदाजी करेंगे। अरे इट इज़ आवर लाइफ यार। 6 बजे मैं चलने को हुई तो दीदी ने कहा, आज ट्यूशन नहीं जाओगी तो नहीं चलेगा। माँ भरी बैठी है, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। दीदी रोज़ रोज़ नागा तो नहीं कर सकती ना, तो मैं सब्जी लेने निकल जाती हूँ ताकि वह सीधे शेर के मुंह में समा जाए। यह तो कायरता है दीदी। तुम इतनी कमज़ोर और डरपोक क्यों हो दीदी? कभी तो दृढ़ता से काम लो। यह तुम्हारे दब्बूपन का नतीजा है जो विनीता आज भुगत रही है। क्यों, मैंने क्या किया है? उस दिन तुम अगर तनकर खड़ी हो जाती और कहती कि पापा की नौकरी पर पहला हक मेरा है, तो किसी की मजाल नहीं थी जो विरोध करता। पर तुमने तो चुपचाप फॉर्म पर दस्तखत कर दिए, अपना हक छोड़ दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए थे। हाँ, वह भूल तो मैंने भी की थी। मुझे लोगों ने सब्जबाग दिखाए थे और मुझे विश्वास था कि पीएचडी होते ही मुझे कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। सब अरमान धरे रह गए। और मेरी क्या समस्या थी बताऊं? सब लोग उस नौकरी को मेरी शादी से जोड़कर देख रहे थे। मुझे लगा कि मैं जिद करूंगी तो सब यही समझेंगे कि मैं अपनी शादी के लिए मरी जा रही हूँ, और मुझे ऐसी शादी मंजूर नहीं थी जिसका आधार मेरी नौकरी हो। हम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण उस लड़की का जीवन चौपट हो गया दीदी। अब हमें उस अन्याय का परिमार्जन करना होगा। सही गलत वह जो भी कर रही है उसमें हमें उसका साथ देना है। कम से कम माँ के कोप से तो उसे बचाना ही है। दीदी को खूब अच्छे से पट्टी पढ़ाकर मैं ट्यूशन पर चली गई, पर वहाँ ज़्यादा देर बैठ न सकी। सिर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी ही उठाई। जैसी कि संभावना थी, घर पर युद्ध छिड़ चुका था। माँ बरस रही थी। छोटी उनके सामने तनकर खड़ी थी। दीदी सहमी सी किचन के दरवाजे में खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी जान में जान आई। माँ गरज रही थी, दोबारा फिर कभी तुझे उसके साथ देखा तो टांगे तोड़कर रख दूंगी। अच्छा तो है, फिर मैं आराम से घर बैठ जाऊंगी, दफ्तर से हमेशा के लिए छुट्टी ले लूँगी। उसके इस लापरवाह रुख से माँ और भड़क गई। नौकरी की धौंस दिखाती है। तू क्या सोचती है, तू घर बैठ जाएगी तो हमारे यहाँ चूल्हा नहीं चलेगा? जब इतना हौसला था तो मेरी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? पढ़ाई न छुड़वाती तो तू जैसे डॉक्टर बन ही जाती। न बनती डॉक्टर तो न सही, कॉलेज जाकर कोई डिग्री तो ले लेती। जिंदगी भर हायर सेकेंडरी का ठप्पा तो ना लेकर घूमती। सुन लो इसकी बात। क्या पूरी ज़िंदगी निकल गई? लड़कियां क्या प्राइवेट परीक्षा नहीं देती? देती होंगी, मुझे नहीं देनी है। और अपने भाई से कह देना कि मेरे दफ्तर के आसपास न मंडराया करे। मैंने इशारा भी कर दिया तो ठुकाई हो जाएगी। छोटी ने जैसे जंग का ऐलान कर दिया था। फिर तो यह गर्जन तर्जन रोज की दिनचर्या का अंग बन गया। माँ घड़ी लेकर बैठी रहती और मिनट मिनट का हिसाब मांगती। माँ के जासूस भी मुस्तैदी से विनीता की हर गतिविधि का ब्यौरा देते रहते, जिससे माँ और भड़क उठती थी। पर विनीता भी अब ढीठ हो गई थी और ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी थी। कई बार समझाया भी कि माँ ये रोज रोज की किचकिच अच्छी नहीं लगती। अनुशासन अपनी जगह है, पर रस्सी को इतना भी मत तानो कि टूट ही जाए। उसका गर्म खून है। कल को कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। पर माँ पर तो जैसे भूत चढ़ा हुआ था। छोटी की नौकरी उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी थी। वह उनके बुढ़ापे का सहारा थी। उसी को डामाडाल होते देख वे पागल हो उठी थी। फिर जिसका डर था वही हुआ। एक शाम वह दफ्तर से घर लौटी ही नहीं। इन दिनों वह अक्सर देर से लौटती थी, इसलिए हमने 7 बजे तक किसी तरह सब्र किया। इस बीच जैसे जैसे समय बीत रहा था, माँ का पारा और हमारी दुखी बढ़ती जा रही थी। विश्वास हो गया था कि आज लड़की की खैर नहीं। पर 8 बजे तक जब वह नहीं लौटी तो मैं उठ खड़ी हुई। दीदी चलो चप्पल पहनो। कहाँ जा रही हो? माँ गुर्राई। कहीं तो जाना ही पड़ेगा, क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मामा को फ़ोन कर दो। हाँ, उन्हें साथ लेकर ही जाएंगे। और जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई। दीदी बोली, मामा को मत घसीटो, वे तमाशा खड़ा कर देंगे। माँ को किसी तरह चुप तो कराना ही था न, नहीं तो वे खुद बुला लाती। घर से निकलकर हम लोग सीधे अय्यर साहब के पास गए। वे पापा के कलीग थे और अच्छे दोस्त भी। हमें देखकर बहुत खुश हुए। आज अंकल को कैसा याद किया? याद तो बहुत करते हैं अंकल, पर इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। आज कोई खास काम? खास ही समझिए। मैंने बड़े सहज भाव से कहा, आपके यहाँ एक शुक्ला कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हें पहचानते हैं? वे भेद भरे ढंग से मुस्कुराए। विनीता के बारे में बात करना है? दीदी का चेहरा एकदम फक हो गया, पर मैंने उसको नज़रअंदाज करते हुए कहा, आप ठीक समझा अंकल। कैसे लोग हैं, बात चलाई जा सकती है? बिल्कुल, अच्छा फैमिली है, लड़का भी अच्छा है। आप सिफारिश कर दीजिए ना। मैंने मनुहार की। सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है, मामला जम जाएगा। जाहिर था उन्हें सब पता था। फिर इधर उधर की बातें करते हुए मैंने धीरे से शुक्ला जी का पता पूछ लिया। उन्हें ठीक से पता नहीं था, पर फ़ोन नंबर के आधार पर डायरेक्टरी से मालूम कर लिया। मैंने पता नोट किया, चाय पी और अंकल को धन्यवाद देकर हम लोग बाहर आ गए।
मैं तो डर गई थी कि कहीं तुम छोटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाओगे। पता है आंटी दूसरे दिन पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट कर देती। मुझे इतना पागल समझा है। वहाँ नहीं जाती तो शुक्ला जी का पता कैसे मिलता। अब वहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स। शहर से बाहर बनी एक कॉलोनी में उनका घर था। ढूंढने में परेशानी नहीं हुई, पर वहाँ पहुँचने तक मन में खटका बना रहा। सुनसान रास्ता और स्कूटर पर हम दो महिलाएं। डरने की तो बात थी ही, पर आवेश में मैंने उस डर को भी पीछे छोड़ दिया। शुक्ला जी का पूरा परिवार हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। हमें देखकर वे बुरी तरह चौंक पड़े। विनीता का चेहरा तो एकदम सफ़ेद पड़ गया और वह तुरंत उठकर भीतर चली गई। हमें किसी ने अंदर आने के लिए नहीं कहा, फिर भी मैंने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। आपने शायद हमें पहचाना नहीं। हम लोग विनीता की बहनें हैं। मैं अनीता और ये बड़ी दीदी सुनीता। हाँ याद आया, एक दिन घर पर आया था तो आप लोगों से मुलाकात हुई थी। शुक्ला जी बोले। भाभी जी कैसी हैं? इस समय तो बहुत ही टेंशन में हैं, मैंने हंसकर कहा, और फिर प्रस्तावना में समय बर्बाद न करते हुए कहा, हम लोग विनीता को लेने आए हैं। वे कुछ देर तक माकूल जवाब सोचते रहे, फिर उन्होंने आवाज़ दी, पराग जरा विनीता को लेकर बाहर आओ। पर पराग नामक वह सुदर्शन युवक अकेला ही बाहर आया और बोला, पापा विनीता कह रही है वह अब उस नरक में लौटकर नहीं जाएगी। तो कहाँ रहेगी? मैंने पूछा। यहीं इसी घर में। किस रिश्ते से? घर की बहू की हैसियत से, उसने दृढ़ता से कहा। परसों हम लोग शादी कर रहे हैं। मैंने शुक्ला जी की ओर देखा। अब तक वे काफ़ी संभल चुके थे। बोले, देखिए बच्चे जिद पर थे, कल को कोई ऊंच नीच हो जाती। मैंने सोचा इससे अच्छा है विधिवत शादी कर दी जाए। मैंने पराग की माँ को भी यही समझाया। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू अंकल, मैंने उठते हुए कहा। आपका हाथ इन दोनों के सिर पर है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। विदा लेकर हम दोनों बाहर आ गई। बाहर आते ही दीदी बोली, ये क्या बात हुई, इतनी दूर आए और खाली हाथ जा रहे हैं? खाली हाथ क्यों दीदी? हमने लड़का देखा, लड़के का घर बार देखा, लड़के के बाप का रुख देखा। क्या यह कम है? तो अब क्या करने का इरादा है? यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अब तुम्हारा क्या विचार है? यह हमारी परीक्षा की घड़ी है, बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। हमने अपनी गुड़िया सी बहन के साथ बहुत अन्याय किया है। यह उसके परिमार्जन का अवसर है। जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हम दोनों को उसके साथ रहना है, उसकी खुशी को हमेशा यादगार बनाना है। और माँ से हम लड़ जाएंगे। फिलहाल उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यही कह देना कि दफ्तर में बहुत देर हो गई थी, तुम्हारे डर के मारे वह अपर्णा मौसी के यहाँ रुक गई है। तुम कहोगी तो माँ विश्वास कर लेगी। पता नहीं माँ ने हमारी बात का विश्वास किया या नहीं, उसकी चिंता करने की हमें फुर्सत ही नहीं थी। समय इतना कम था और सामने इतने सारे काम थे। कमरे का दरवाज़ा बंद करके पूरी रात हम दोनों प्लानिंग करती रही, बजट बनाती रही, कार्ड का मजमून तैयार करती रही। सुबह सबसे पहले हमने एक एक एप्लीकेशन ठोकी और घर से निकल ली। माँ से यही कहा कि छोटी को लेने जा रही हैं, तुम्हारे डर के मारे वह अकेले नहीं आएगी। बाहर निकलकर हम लोगों ने 5-7 होटलों का मुआयना किया और एक हॉल बुक कर लिया। वहीं पर 150 लोगों के लिए भोजन का भी ऑर्डर दे दिया। एक बार होटल तय होने के बाद ही निमंत्रण पत्र छपने के लिए दिए जा सके। एक पंडित जी को पकड़ा और पूजा सामग्री की व्यवस्था भी उन्हीं को सौंप दी। हार फूल का ऑर्डर दे दिया। बैंड बाजे का जुगाड़ हमारे बस का नहीं था। हमने एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुक कर दी थी। फिर छोटी के लिए बनारसी साड़ी और दूल्हे के लिए रेशमी कुर्ता और धोती जामा खरीदा। इतना करते करते ही हमारी बैंक बिल्कुल खाली हो गई। दीदी को कार्ड के लिए भेजकर मैं अगले प्रबंध के लिए घर आ गई। देखा कि वहाँ पूरा कुनबा मौजूद है। माँ के इंटेलिजेंट ब्यूरो की दाद देनी पड़ी। वे लोग जरा भी गाफिल नहीं थे। मैंने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। हंसते हुए कहा, कितना अच्छा हुआ जो आप सब लोग यहीं मिल गए। मैं यहीं पर आप सबको विनीता की शादी का निमंत्रण दे रही हूँ। कार्ड भी अभी आ ही रहे हैं। मैं ज़बानी बतला दूँ, कल शाम 7 बजे हिंडोला महल में। सबके सब अवाक, सब मेरा मुंह देख रहे थे। माँ की आंखों से तो अंगारे बरस रहे थे। लग रहा था जैसे अभी मेरे बाल पकड़कर मुझे झंझोड़ डालेंगी। बड़ी देर बाद फूफा जी बोले, यहाँ तो सब मिली भगत है, नाहक हमें परेशान किया, एक दिन की छुट्टी बर्बाद हो गई। क्या बात करते हैं फूफा जी, लड़की की शादी में आप 2 दिन की छुट्टी भी नहीं लेंगे? जानते तो हैं कि इस घर में कोई पुरुष प्राणी नहीं है, आप ही लोगों पर सारा दारोमदार है। शादी ब्याह का मामला है, वह क्या हम औरतों के बस का है? तू तो पुरुषों के भी कान काट रही है, तुझे किसी की क्या ज़रूरत है? चाचा ने ताना कसा। वो तो सब हम अपनी सामर्थ्य और समझ के अनुसार कर ही रहे हैं। फिर भी ऐसा है कि शादी ब्याह में तो सबका ही सहयोग अपेक्षित होता है। यह कोई शादी है? मामा एकदम फट पड़े। सीधे सीधे अपहरण का मामला है, मैं अभी जाकर FIR दर्ज कराता हूँ। आप भूल रहे हैं मामा की लड़की बालिग है और सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो हार जाएंगे। नौकरी न हुई मुसीबत हो गई।
माँ ने माथा ठोंकते हुए कहा। इसलिए तो अच्छा था सुनीता को लगवा देते, कम से कम जग हंसाई तो नहीं होती। हमने तो पहले ही कहा था, श्रेय लेने का कोई मौका चाचा नहीं चूकते। जग हंसाई तो अब भी नहीं हुई है माँ। अच्छा खाते पीते घर का लड़का है, जाति बिरादरी का है, बिना किसी दान दहेज के शादी हो रही है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। पर हाँ, उसकी जगह अगर दीदी की नौकरी लग गई होती तो उसका फूल सा बचपन न चिंता, दीदी की भी जिंदगी बन गई होती। उनमें एक आत्मविश्वास जागता। पर उस समय तो तुम लालच में अंधी हो रही थी। हमसे ज़्यादा तुम्हें गैरों पर भरोसा था, उनकी सलाह तुम्हारे लिए वेद वाक्य थी। तो अब हम गैर हो गए। सुन लो बिन्नो, हम इतनी भी फुर्सत में नहीं है कि सलाह मशवरा देते फिरे। हमें संदेश ही भेज कर बुलाया जाता है तब हम आते हैं। चाचा और मौसी एक साथ बोल उठे। आप लोगों के आने पर हमें ऐतराज़ नहीं है मौसी, पर ये माँ जो है न, दूसरों की बात पकड़ कर बैठ जाती है। हमारी बातों का उन पर असर ही नहीं होता। और विनीता की बात लीजिए, उसे शादी की ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, पर माँ ने कोंच कोंच कर उसका जीना हराम कर दिया था। इसलिए चिढ़कर आवेश में आकर उसने यह कदम उठा लिया। अब अगर उसने तय कर ही लिया है तो शादी होकर ही रहेगी। चाचा, आप कन्यादान करना चाहें तो आपका स्वागत है। मामा, आप भात वात लेकर आना चाहें तो आपका भी स्वागत है। पर प्लीज़ थोड़ा संयम बरतिएगा, हमारी और आपकी इज्जत का ख्याल रखिएगा। ऐसा न हो कि मजबूरी में मुझे कोई अप्रिय कदम उठाना पड़े। अरे मैं थूकता हूँ ऐसी शादी पर, मैं तो वहाँ झांकूंगा भी नहीं। मामा तैश में आकर उठकर चले गए। मैंने चैन की सांस ली। मामा का आना उनके नए आने से ज़्यादा दुखदाई था। भाई का यूँ अपमानित होकर चले जाना माँ को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उनका तमतमाया चेहरा देखकर मैं समझ गई कि अब ज्वालामुखी फटने ही वाला है। सौभाग्य से तभी दीदी कार्ड लेकर पहुंची और वातावरण की कड़वाहट उत्सुकता में बदल गई। निमंत्रण पत्र का मजमून, कागज, साइज, छपाई आदि पर चर्चा होने लगी। आदत के अनुसार फूफा जी ने पूछ ही लिया, एक कार्ड 2-2.5 का तो पड़ा ही होगा। अर्जेंट में कुछ ज़्यादा ही पड़ा है। वहाँ के खाने के रेट क्या हैं? बाकी दिनों का तो पता नहीं, अभी तो 125 रुपये प्लेट तय हुआ है। हॉल का किराया अलग से। जी 8,000 एक शाम के। फूफा जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। माँ तो एकदम हत्ते से ही उखड़ गई। वाह, जैसे किसी नवाबजादी की शादी हो रही है। कौन देगा ये खर्च? तुम दोगी और कौन देगा? माँ हो तुम उसकी। मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है कैसे नहीं? पापा हर महीने हम तीनों के नाम कुछ न कुछ जमा करते थे। वह पैसा किस दिन काम आएगा? पापा की ग्रेजुएटी अभी अनछुई पड़ी है, उसे कब हाथ लगाओगी? और कल को तुम लोगों की शादी होगी तब की तब देखी जाएगी। अभी फ़ौरन तैयार होकर मेरे साथ बैंक चलो, वहाँ दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। जल्दी चलो। माँ नानुकार करती रही तो आखिर मैंने ब्रह्मास्त्र निकाला। कहा, माँ कुछ तो शर्म करो। पिछले 3 साल से वह लड़की तुम्हें कमा कर खिला रही है, उसका कर्ज है तुम पर, इसका तो ख्याल करो। तुमने उससे बहुत कुछ छीना है, कुछ तो भरपाई करो। बेमन से ही सही माँ को मेरे साथ बैंक आना पड़ा। पैसे निकलवा कर मैंने सीधे सराफे का रुख किया। छोटी के लिए एक सेट और दामाद के लिए अंगूठी खरीदी। माँ को बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर 20-25 कार्ड और मिठाई फूल फल लेकर हम लोग शुक्ला जी के यहाँ पहुँचे। हमें दोबारा अपने दरवाजे पर देखकर शुक्ला जी चकरा गए। मैंने सामान मेज पर रखा, उनके हाथों में कार्ड दिया और हाथ जोड़कर कहा, मेरी छोटी बहन की शादी है, आप लोग ज़रूर पधारिएगा। उन्होंने कार्ड पढ़ा और चौंक उठे। उनकी उस अवस्था का लुत्फ़ उठाते हुए मैंने कहा, अंकल, आपने जो बड़प्पन दिखाया है उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। पर हमारा भी तो कुछ फ़र्ज था। माना कि विनीता के पापा नहीं हैं, पर वह अनाथ नहीं है। उसकी माँ हैं, बहनें हैं, चाचा ताऊ हैं। उसे ऐसे बिन ब्याहे हम आपके घर कैसे रहने दें? जो भी हो वह परंपरा के अनुसार हो तो अच्छा लगता है। आप शान से बारात लेकर आइए और 4 भले आदमियों के सामने उसे ब्याह कर ले जाइए। इस बार मुझे कहना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही आवाज़ दी, पराग, विनीता से कहो उसकी दीदी लोग उसे लेने आई हैं। विनीता कहीं आसपास ही थी शायद। आवाज़ सुनते ही दौड़ी चली आई और हमसे लिपट गई। उसके आंसुओं का सैलाब किसी तरह थमता ही नहीं था। जोश में आकर एक कदम उठा लिया था। ऊपर से बहादुर बन रही थी, पर भीतर से तो डरी हुई थी बेचारी। रिक्शे में बैठते हुए मैंने दीदी से कहा, दीदी तुम चाहो तो घर पर उतर जाना, मैं इसे किसी पार्लर लेकर जाती हूँ। इसके चेहरे की मुर्दनी धोने में तो हफ्ता लग जाएगा, पर कल तक ज़रा प्रेजेंटेबल तो बना दूँ।